हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टेनगुली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी फंसना पक्का है सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले साल ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमारी एफपीएच सीरीज से आए थे। मेरी बातों को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछली वीडियोस को कमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सारे कमेंट यही बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन आपकी वीडियो से आ गए। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ के हमने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होकर पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन 2 पार्ट में भी पूछा जा सकता है, यानी कि सिर्फ आपको ग्रेन्स के बारे में पूछा जा सकता है या फिर सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो कैसे भी आए आंसर सिमिलर ही रहेगा। हम पूरे एक कंबाइंड आंसर को देख लेते हैं जिससे आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो बहुत वाइड रेंज प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स की ये लोग कंज्यूम करते थे, तो पहले हम प्लांट प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। आर्कियोबोटेनिस्ट जो होते हैं वो ग्रेन्स और सीड्स को स्टडी करते हैं, जिनमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपीस, सेसमी ऑलमोस्ट सारे ही रीजन में मिल जाते हैं। मिलेट हमें सिर्फ गुजरात रीजन में मिलता है। जो राइस है वो हमें रेयरली कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलती है। फिर अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें सबसे पहले तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनके बोन्स हमें देखने को मिलते हैं। इनकी स्टडी आर्कियोजूलॉजिस्ट किया करते हैं। और इसके अलावा हमें कुछ और वाइल्ड स्पीशीज़ के भी बोन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोअर, डियर, घड़ियाल, फिश एंड फोल के भी हमें बोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा ये पूरा आंसर होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन वर डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर इन हड़प्पन साइट। मेंशन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हड़प्पन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले और इसके आंसर में मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे हैं बल्कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले हम मेथड्स देख लेते हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड इन शौतुगाई इन अफगानिस्तान। तो ये एक 1 वर्ड का क्वेश्चन भी है, 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है कि हमें कैनल्स के ट्रेसेस कहाँ पे मिले, तो ये आपको डिटेल्स याद रखनी है। इसके अलावा वेल्स और वाटर रिजर्वायर हमें देखने को मिले, वाटर रिजर्वायर ढोलावीरा में देखने को मिले, इसको भी याद रखिएगा। ये सारे हो गए हमारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अगला हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन था मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो पता है कि ऑक्सिजन यूज होती थी प्लाउइंग के लिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमें प्लाव के टेराकोटा मॉडल्स मिले चोलिस्तान में एंड बनावली, तो ये प्लाव यूज होता था। अगला पॉइंट हमें प्लाउड फील्ड्स देखने को मिली है, तो यूजेज के लिए एक और एविडेंस है कि प्लाव को यूज़ किया जाता था। ये जो हमें मिली है वो कालीबंगन में मिली है, इसको भी याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ एक यूज़ की जाती थी वो ये थी कि हमें 2 सेट ऑफ फरोज मिले, यानी कि एक ही लैंड में 2 क्रॉप्स को उगाया जाता था। अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ में डाउट आता है क्या 2 सेट ऑफ फरोज इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप हमारी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर की उसकी तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में टच किया है। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, हमें यहाँ पे बहुत सारे प्लानिंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें सिटाडेल और लोअर टाउन 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देखेंगे। सिटाडेल में हमें जितने भी स्पेशल पब्लिक पर्पजेस की बिल्डिंग्स है वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। इनके ऊपर भी मैंने आगे क्वेश्चन डाला है, तो वहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे जितनी भी डिटेल्स हैं। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स होती थी वो प्लेटफॉर्म में बनाई जाती थी, मड के प्लेटफॉर्म होते थे, और ये पूरा जो सिटाडेल था वो वॉल्ड था। जो हमारा लोअर टाउन है इसको भी वॉल किया गया था। यहाँ की भी जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स थी वो एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। तो ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है कि एक प्लानिंग के बाद ही यहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म आप बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ होती थी ये एक स्टैंडर्ड रेशो की होती थी, सन ड्राइड या फिर बेक्ड होती थी, तो ये भी एक एविडेंस है कि यहाँ पे प्लानिंग बहुत अच्छे से किया जाता था। थर्ड एक एविडेंस है प्लानिंग का जो कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम में भी हम इसके जस्ट रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम पे देखने वाले, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था, पहले रोड्स को और ड्रेन्स को ले किया जाता था, उसके बाद यहाँ पे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होता था। तो ये एक प्लानिंग का बहुत बड़ा एविडेंस है। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पे एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो सीधे उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जिनमें हम इनकी डिटेल्स को देखेंगे। हड़प्पन सिटीज हैड प्लान ड्रेनेज सिस्टम इलेबोरेट। तो जैसे कि मैंने बोला था जितना भी ड्रेनेज सिस्टम की डिटेल्स है इन आंसर में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत अच्छे से बनाया गया था। ये एक प्लानिंग का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमें ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि जितनी भी रोड्स हैं, जितनी भी ड्रेन्स हैं, वो एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी जो कि इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्रीज पे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जितने भी हाउसेस होते थे उनकी एक वॉल एटलीस्ट ड्रेन से कनेक्ट होती थी, ताकि जितना भी वेस्ट वाटर है वो इसके थ्रू यहाँ से निकल सके, ड्रेन्स में जा सके। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट और उसके बाद हाउसेस को बनाया जाता था, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इतना अच्छा ग्रिड पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा पा रहा था। फोर्थ पॉइंट वही जो मैंने बताया कि सारी हाउसेस की एक वॉल एटलीस्ट कनेक्टेड रहती थी। फिर पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो ये वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो। तो इसका पूरा हम आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कोर्टयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो कि सेंटर होता था सभी एक्टिविटीज़ का, स्पेशली हॉट और ड्राई वेदर्स में जितनी भी कुकिंग, वीविंग, जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे कोर्टयार्ड में की जाती थी। ये सेंटर होता था जिसके आजू बाजू सारे कमरों को बनाया जाता था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिया जाता था। किसी भी घर में ग्राउंड लेवल पे विंडोज़ नहीं होती थी, मेन एंट्रेंस से भी आप डायरेक्टली अंदर क्या हो रहा है वो आप देख नहीं सकते थे, तो प्राइवेसी को ध्यान रखा जाता था किसी भी बिल्डिंग को बनाते समय। बाथरूम्स बनाए जाते थे ऑलमोस्ट सभी घरों में, और इनकी वॉल्स जो थी वो ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। इसके अलावा हमें स्टेयरकेस के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हो सकता है रूफ में जाने के लिए या फिर सेकेंड स्टोरी में जाने के लिए स्टेयरकेसेस को बनाया जाता था। और वेल्स, लगभग हमें मोहनजोदारो में 700 के आसपास वेल्स देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे वेल्स बनाए जाते थे जो कि पासर्स बाय भी यूज इनको कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा पूरा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हमारे मोहनजोदारो का। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमैनिटीज के बेस्ट क्वालिटी हैंड रिटन टॉपर्स नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या फिर एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। इससे अच्छे नोट्स आपको फ्री में तो क्या पैसे देके भी किसी जगह पे नहीं मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इनको चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को भी पता लगे कि ये वीडियो अच्छा, वो थोड़ा सा इसको प्रमोट करने का काम करे। राइट आर नोट ऑन सिटाडेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रेट बाथ। तो सिटाडेल पे हमने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लिया था, तो वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। इस आंसर में मेनली हम यहाँ के जो बिल्डिंग्स है उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले द वेयर हाउस एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसका नीचे का जो पोर्शन है वो ब्रिक से बनाया गया था, ऊपर का पोर्शन प्रोबेबली वुड से बनाया गया था जो कि डेके हो चुकी है, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में नहीं है। लेकिन जो सेकंड है ग्रेट बाथ, इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। ग्रेट बाथ एक बड़े से कोर्टयार्ड में एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसको पॉसिबली किसी एक रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता होगा। इसके चारों कॉरिडोर्स थे, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी जिसके थ्रू आप इसके नीचे जा सकते हो, नीचे किसी रिचुअल बात का काम किया जाता था। ऑब्वियसली रिचुअल बात होने वाला है इसलिए इसको वाटर टाइट बनाना बहुत ज़रूरी था, तो ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, साथ में मोटर ऑफ जिप्सम यूज़ किया गया था और इसको वाटर टाइट बनाया गया था। इसके 3 तरफ में रूम्स थे जिसमें से एक में एक बहुत बड़ा सा वेल था, एक लेन थी नॉर्थ साइड में जिसके थ्रू आप जाओगे, एक छोटी सी बिल्डिंग थी, कंपैरेटिवली एक छोटी बिल्डिंग थी जिसके अंदर 8 बाथरूम्स बनाए गए थे। और ये सारे जो 8 बाथरूम्स हैं और जो ग्रेट बाथ है इनको एक ड्रेन से कनेक्ट किया गया था ताकि जितना भी वाटर है वो ड्रेन के थ्रू फ्लो हो सके। तो ये है पूरा हमारा ग्रेट बाथ, इसको आप अच्छे से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Explain the strategies used by archaeologists to understand socio-economic differences among the Harappans। तो यहाँ पे हमें 2 स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है स्टडिंग द बेरियल्स। जो डेड बॉडीज है जनरली पिट्स में ले कर दी जाती थी। इन पिट्स में हमें जनरली कभी कभी डिफरेंस देखने को मिलता है, कुछ जगहों पे हमें पिट्स में अंदर ब्रिक्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो डेड है उनके साथ हमें पॉटरी हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, इनको भी डाला जाता था, पॉसिबली आफ्टर लाइफ में यूज़ कर सकें, इसलिए इस बिलीफ के साथ उन सब सामान को यहाँ पे रखा जाता होगा। जो ज्वेलरीज देखने को मिलती है मैन और विमेन दोनों की बॉडीज़ के साथ में मिलती हैं। कुछ बॉडीज़ के साथ हमें कॉपर मिरर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी फाइंडिंग्स हो गई हमारी बेरियल्स की। इसके बाद अगला हमारा हेडिंग है लुकिंग फॉर लग्जरीज। हमारे 2 आइटम्स होते हैं जो कि जनरली हमें देखने को मिलते हैं। एक वो आइटम जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल से बनाया गया है, जो कि हमें पूरी सिविलाइजेशन में फैला हुआ देखने को मिलता है, वो है हमारे यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स। बेसिकली डेली यूज़ के सामान, कॉइन्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ये हमें पूरी सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाते हैं। ऑर्डिनरी लोग इनको यूज़ किया करते होंगे। और दूसरा हो गया लग्जरी आइटम्स, यानी कि वो आइटम जो कि एक्सपेंसिव या फिर नॉन लोकल मटेरियल से बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल लिटिल पॉट्स ऑफ फैन से परफ्यूम बॉटल्स हमारी। तो ये आइटम्स हमारे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पे डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर।
एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चानूदारो। चानूदारो एक छोटा सा 7 हेक्टेयर का एक सेटलमेंट था जिसमें बहुत सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, चाहे वो शेल कटिंग हो, मेटल वर्किंग हो, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, सब काम यहाँ पे किया जाता था। मटेरियल यूज्ड बहुत सारे होते थे, सारे टाइप के जो स्टोन्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, कार्नेलियन, बेटल्स बहुत टाइप के यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा शेल्स, फेंसे, टेराकोटा, बर्न क्ले, इन सभी का यूजेज किया जाता था। अलग अलग टाइप के बीड्स को बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। शेप्स, सारे जितने भी डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप, इन सभी शेप्स में इन बीड्स को बनाया जाता था। अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था। कुछ तो भी ऐसे भी बीट्स हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस बता ही नहीं पाते कि उस टाइम पे इनको कैसे बना लिया जाता था। Specialized drills have been found at चानूदारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। ये जो 1 पॉइंटर्स है इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। मैंने साइड में एक रिलेटेड 1 पॉइंटर का बॉक्स डाल दिया है ताकि आप इसको भी याद कर सको। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे चानूदारो में बनाए जाते थे या फिर लोथल में बनाए जाते थे, जो इन सेटलमेंट्स में बनाए जाते थे, बोला जाता है कि यहाँ पे बनाए जाते होंगे और फिर बड़ी बड़ी जो सेटलमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, वहाँ पे इनको लेके जाके बेचा जाता होगा। तो ये पूरा हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था जिसके बारे में पूरी डिटेल्स थी। डिस्क्राइब द बेसिस ऑन विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑन द हड़प्पन कल्चर। इंपॉर्टेंट आंसर है, 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि इस जगह पर रॉ मटेरियल मिला है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा। टूल्स भी यही चीज़ बताते हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी यही चीज़ बताते हैं और रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल भी यही चीज़ बताते हैं। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल बहुत अच्छा एक सोर्स है ये जानने का। फॉर एग्जाम्पल एक बीड बन रही थी, उसका टूटा हुआ टुकड़ा एक जगह पे पड़ा है, तो इससे हमें पता चलता है इस जगह पे बीड प्रोडक्शन होता था। तो ये आप आंसर लिखेंगे पूरा का पूरा। Explain the strategies for procuring material by the Harappans for craft production. Explain the strategies for procuring material by the Harappans for craft production. तो इतना सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, तो अब क्वेश्चन ये है कि मटेरियल कहाँ कहाँ से लेके आते होंगे और कैसे लेके आते थे। तो यहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती हैं। पहली स्ट्रेटेजी थी कि वो स्टैब्लिश छोटी छोटी सेटलमेंट्स बना लेते थे। फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर और बालाकोट में सेटलमेंट बनाई थी क्योंकि वहाँ पे शेल अवेलेबल था। ऐसे ही शौतुगढ़ में बनाई थी ताकि लेपिस लजूली को इजीली प्रोक्योर कर सकें। लोथल में हमें इजीली कार्नेलियन मिल जाता था। तो ऐसे वो अलग अलग जगहों पे सेटलमेंट बना लेते थे। दूसरी एक स्ट्रेटेजी थी एक्सपेडिशन सेंड करना, यानी कि ऐसी जगहों पे लोगों को भेजना जहाँ से वो रॉ मटेरियल्स लेके आ सकें। फॉर एग्जांपल खेती रीजन में ये लोग जाते थे ताकि वहाँ से कॉपर लेके आ सकें। साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए जाते थे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि एक्सपेडिशंस भी ये लोग सेंड किया करते थे। ये हो गया हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर की बात। हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इनका कनेक्शन था सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी था। इसमें पूरा एक एनसीईआरटी में हमारा पैराग्राफ है। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि जो हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको भी आप एक बार देख के आ जाइए, ताकि ये सब चीज़ें मैं डिटेल में वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारे जो बाहर के लैंड से ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, इनके साथ भी इनका कनेक्शन था और कहा जाता है सी के थ्रू ये लोग कनेक्शन किया करते थे। जो हमारे जो मेन रीजन है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको बोला जाता है कि सीफेरर्स का लैंड था। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस फाइंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट टू बी एनिग्मेटिक, सब्सटेंशिएट। हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज की डेट में भी अनडिसाइफर्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसको हम एनिग्मेटिक बोल सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जनरली हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शंस नहीं होती हैं। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो मैक्स टू मैक्स 26 तक लेटर्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा बाकी जो है वो और भी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी हम इनको डिसाइफर नहीं कर पाए। उसका रीज़न एक ये है कि जो हमारे स्क्रिप्ट है ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारे साइंस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 375 से 400 के बीच में साइंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। इनमें हमें जनरली जो सील्स होते हैं उनमें मोटिव्स भी देखने को मिलते हैं। जनरली उन लोगों के लिए होता है जो रीड नहीं कर सकते, वो इन मोटिव्स जो कि एनिमल के छोटे छोटे पिक्चर्स हैं उनके थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या मीनिंग पोर्ट्रे करना चाहते हैं उन टेक्स्ट के थ्रू। तो उनके लिए भी हमें यहाँ पे मोटिव्स देखने को मिल जाते हैं जो रीड नहीं कर सकते। ये जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। ये हमें कैसे पता चलता है, जो हमारी सील है उसमें हमें देखने को मिलता है कि राइट साइड में जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लेफ्ट साइड तक जाते हुए थोड़ी सी क्रैम्पीनेस हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ से लिखना चालू किया गया था और इस साइड पर वर्ड्स घुसा दिए गए हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि राइट से लिखना इसको चालू किया जाता था। राइट अ नोट ऑन वेट सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे एक प्रिसाइज वेट सिस्टम फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। जिस स्टोन से वेट को बनाया जाता था उसको हम बोलते हैं चर्ट। ये याद रखिएगा, 1 वर्ड में आ सकता है। ये क्यूबिकल होता था जिसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। तो लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी 1 2 4 8 16 32। इस तरीके से बाइनरी
सिस्टम फॉलो किया जाता था, जो हायर डिनोमिनेशन के वेट थे उनके लिए डेसिमल सिस्टम फॉलो किया जाता था। ये जनरली यूज़ किए जाते थे जो ज्वेलरी हो गई, जो बीट्स हो गए, उनको वेन करने के लिए, और वे करने के लिए मेटल के स्केल पेन जो कि वेट वेइंग मशीन टाइप होती है उसके लिए उसके थ्रू इनको यूज़ किया जाता था और अलग अलग बीट्स और ज्वेलरी को वे किया जाता था। Describe the different arguments given by the archaeologist over the central authority of Harappa। इस एक आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, इस आंसर को आप अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन थे जिनको लिया गया था, जिनको इम्प्लीमेंट किया था हमारी पूरी सोसाइटी में। हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, चाहे वो पॉटरी हो, सील्स हो, वेट्स का भी हमने आंसर देखा, ब्रिक्स के बारे में हम देख चुके हैं कि पूरी सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। इसके अलावा अभी हमने एक आंसर देखा कि स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस पे सेटलमेंट्स बनाई जाती थी ताकि वहाँ से हम मटीरियल्स को प्रोक्योर कर सकें, तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। इसके अलावा हमने पहले देखा कि फाउंडेशंस बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, पूरे सिटाडेल और लोअर टाउन को वॉल्ड किया जाता था, तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है जिनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था ऑलमोस्ट पूरी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये यूनिफॉर्मिटी हमें पूरी सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाती है। अब अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर कवर्ड है, फॉर सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शन ऑफ पीपल एंड पावर आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी तो करते हैं लेकिन एक आंसर नहीं मिलता है कि ये रूलर था यहाँ का या फिर ये किंग था जो कि पूरे एरिया को हमारे रूल करा था, या फिर मल्टीपल रूलर्स थे। तो किसी चीज़ के लिए भी आंसर नहीं देखने को मिलता है। हमें कुछ चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं मे बी एक पैलेस था। हमें एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं, लेकिन ये किंग था कि नहीं था ये हमें नहीं पता। इसके अलावा जितनी भी रिचुअल प्रैक्टिसेस थी इस जगह की, इसके बारे में हमें क्लियरली नहीं पता है कि क्या थी क्या नहीं था। हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर आंसर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो हमें 3 ओपिनियन देखने को मिलते हैं स्कॉलर्स के। पहला ओपिनियन है कि यहाँ का कोई रूलर ही नहीं था, तो इसको मानना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ओपिनियन है कि यहाँ पे रूलर्स तो थे लेकिन मोहनजोदारो का एक था, हड़प्पा का एक था, लोथल का एक रूलर था, इसको भी मानना थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगता है कि पूरी एक सिविलाइजेशन का एक रूलर था जो इसको पूरी सिविलाइजेशन को रूल करता था। तो ये 3 पॉइंट आप इसको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है और फिर से भी आ सकता है। Explain the changes that were observed after 1900 BC in Harappan civilization. What could have brought these changes? 1900 BC के बाद हमें देखने को मिला कि सबसे पहले तो जो सेटलमेंट थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके बाद एक रूरल शिफ्ट आने लगा था। वेट्स हो गए, सील्स हो गए, बीट्स हो गए, जितना भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था इतना मैसिव स्केल पे, जो ट्रेड था, जो राइटिंग था, जो सील्स थे, ये मिलना हमें कम होने लगे। इनका जो प्रोडक्शन था वो कम होने लगा। बहुत कम मटेरियल का यूज़ किया जा रहा था। जो टेक्निक्स थी जो इतनी सारी हमने देखी थी इसके पहले वाले आंसर में, ये सब खत्म होने लगी थी। ये पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर था वो एक डिक्लाइन में था। और हमें देखने को मिलता है जो लेटर हड़प्पन पीरियड था, जो सक्सेसर कल्चर्स थे, वो हमारे रूरल वे ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। बेसिकली जो अर्बन शिफ्ट था उससे अब हम पूरा का पूरा डिक्लाइन में जा रहे थे और एक रूरल लाइफ आने लगी थी। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे डिक्लाइन आया था, तो उसमें आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि मे बी क्लाइमेट चेंज के कारण, मे बी डिफॉरेस्टेशन के कारण, फ्लड के कारण, या फिर शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स के कारण, लैंडस्केप का ओवर यूज़ हो गया था उसके कारण ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी। लेकिन एक क्लियर आंसर नहीं है क्योंकि इतना बड़ा सिविलाइजेशन एक फ्लड के कारण कैसे खत्म हो सकता है। कोई एक रीजन खत्म हो सकता है लेकिन पूरा ये खत्म क्यों हुआ इसका एक क्लियर आंसर नहीं है। ये बोला जा सकता है कि मे बी एक जो यूनिफाइंग एलिमेंट था जो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को होल्ड करके रख रहा था वो खत्म हो गया होगा। मे बी जो मेन सेंटर था वो खत्म हो गया होगा जिसके कारण पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था वो एंड पे चला गया। तो ये पूरा आंसर दिया जाता है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। Who was Cunningham? Mention sources that he used to understand the Harappan culture. Also comment on Cunningham's confusion. Cunningham हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने मिड 19th सेंचुरी में अपने एक्सकेवेशन के काम को चालू किया था। इस टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो जनरली रिटन डॉक्यूमेंट्स को, रिटन इंस्क्रिप्शंस को बहुत वैल्यू करते थे। इनका जो हमारे कनिंगम का फेवरेट या फिर इंटरेस्ट वाला टाइम पीरियड था वो ये था अर्ली हिस्टोरिक से लेटर पीरियड्स, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। वो हम आगे इसी आंसर में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से वो सोर्सेज थे जिनके थ्रू हमारे कनिंगम स्टडी किया करते थे। पहली सोर्स था अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जो कि एक बहुत बड़ी गलती था। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्विस। तो इन सब चीज़ों को देखते थे, उन पर डॉक्यूमेंटेशन करते थे।
जितनी भी चीज़ें इनको लगता था कि ये कल्चरल वैल्यू की है उसको नोट किया करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिनको इन्होंने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया। अब देखते हैं प्रॉब्लम विथ हिज स्टाइल ऑफ वर्क, कि जो कनिंघम का सबसे बड़ा मिस्टेक था, जो कनिंघम्स कंफ्यूजन था, वो क्या था। तो सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी, जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन था उसको चाइनीज़ पिलग्रिम के अकाउंट के थ्रू स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आप गलत अलग अलग टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे तो कैसे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को समझ पाओगे। तो ये इन्होंने किया। इनको बहुत सारे सील्स दिए जाते थे, आर्टिफैक्ट्स दिए जाते थे, उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये तो बहुत अलग टाइम पीरियड के आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको ये अलग टाइम पीरियड में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी और जितनी भी वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे उनकी वैल्यू को इन्होंने मिस कर दिया। ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। इनकी जो गलतियां थी वो हमारे जो जॉन मार्शल जी आए इन्होंने सुधारी। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जॉन मार्शल एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द एक्सकेवेशन वर्क ऑफ जॉन मार्शल। तो इसको हम पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। दयाराम साहनी जी को कुछ सील्स मिलती हैं जो कि डेफिनेटली जो हमारे अर्ली हिस्टोरिक लेवल से उनसे पुरानी थी, यानी कि जो हमारे कनिंघम जिस टाइम पीरियड में वर्क कर रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा पुरानी सील्स थी। सेम हमें रखाल दास बनर्जी जी हैं, इनको मोहनजोदाड़ो में मिली। तो इससे ये समझ में आ गया कि भाई जो पूरा अलग अलग जगहों पर जो पुरानी पुरानी सील्स मिल रही है किसी एक सिविलाइजेशन की सील है। तो 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि एक नई सिविलाइजेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और वहाँ की हमें सील्स देखने को मिल रही हैं। इनके बारे में SN रॉय जी ने बोला है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। तो हमारे जो जॉन मार्शल थे इनका वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंडिया में। ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया और अलग अलग कंट्रीज़ में पहले काम कर चुके थे और वहाँ का एक्सपीरियंस इन्होंने इंडिया में पूरा लगाया। इनको भी कनिंघम जैसे स्पेक्टिकुलर फाइंड करने की ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इन्होंने जो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स है, डेली लाइफ के पैटर्न से उनको मिस कंप्लीटली नहीं किया। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी, इन्होंने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में काम किया। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया है, इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्टली बता दे रहा हूँ। ये जो पूरा लैंड है इन्होंने हॉरिजॉन्टली इसको स्टडी किया, लेकिन ऐसे स्टडी नहीं किया जाता है। ऐसा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्टडी करने में क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपको आर्टिफैक्ट मिल रहा है इनको आप सेम टाइम पीरियड का समझोगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हो सकता है ये 1000 साल पुराना हो, ये 5000 साल पुराना हो। तो ये इन्होंने गलती कर ली थी कि स्ट्रेटिग्राफी को पूरा का पूरा मिस कर दिया था और हॉरिजॉन्टल लेयर्स पे काम किया था। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी टाइम पीरियड की थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो जिसको सुधारा था हमारे अगले जो REM व्हीलर है इन्होंने। हु वॉज REM व्हीलर, मेंशन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। इनके बारे में हम आंसर देख लेते हैं। तो REM व्हीलर कौन थे, हमारे ASI के एक और डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने 1944 में अपना काम स्टार्ट किया था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम्स मेड बाय जॉन मार्शल। इन्होंने बोला कि भाई स्ट्रेटिग्राफी को मिस नहीं कर सकते, स्ट्रेटिग्राफिकली आपको स्टडी करना पड़ेगा और एक्चुअल जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो इन्होंने जो अपना आर्मी का जो मिलिट्री प्रिसीजन था, जो डिसिप्लिन था, उसको यहाँ पे वर्क्स में लगाया था और इन्होंने जॉन मार्शल की जो गलतियाँ थी उसको सुधारा था। Over the decades, new issues have assumed importance in the archaeology of Harappa, give evidences to justify them. तो हुआ ये कि अब नए इश्यूज हमारे सामने आ गए और नया इंटरेस्ट आ गया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का, तो उसको हम देख लेते हैं। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है कल्चरल सीक्वेंस को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोकेशंस को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन का क्या रीज़न था। कुछ जगह कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी जगह पे मिलता है तो उसका क्या स्पेसिफिक लॉजिक है उसको फाइंड करने में लगे हुए हैं। सिंस 1980s हमें देखने को मिला है कि फॉरेन से भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो भी बढ़ गया है। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है और हमारे जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, इन जगहों पे बहुत सारे बाहर के लोग और इंडिया के लोग भी काम कर रहे हैं ताकि नई नई फाइंडिंग्स को किया जा सके। अब हमें मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स देखने को मिलती है जिनके थ्रू यहाँ पे फाइंडिंग्स की जा रही हैं। Early Harappan archaeologists found certain objects which seem unusual and unfamiliar but may have had religious significance. Substantiate. तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, सिमिलर से क्वेश्चन है। बेसिकली होता क्या है, जब हमें अनयूजुअल और अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो हम उनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस का बताने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टेराकोटा फिगरीन मिला है विमेन का, हेवीली ज्वेल्ड है, हेड ड्रेस्ड है, लेकिन अब इसको हम क्या बोले, तो हम बोलते थे मे बी मदर गॉडेस होंगी। जैसे हमें पीस्ट किंग मिला तो हमने बोला मे बी ये कोई रूलर होगा या फिर गॉड होगा या फिर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होगा। हमें जो ग्रेट बात मिला उसको हमने बोल दिया कि रिचुअल बात के लिए यूज़ किया जाता होगा। फायर अल्टार्स मिले, इसको भी हमने रिलीजियस उससे कनेक्ट कर दिया। अब जब हम बेसिकली हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं,
जो हमें फेमिलियर है, हमारा जो प्रेजेंट है उसको पास्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब पॉट्स के साथ तो ये बहुत ईजी है कि पॉट मिला, यानी कि प्रेजेंट में हम इसको एज पॉट यूज़ करते हैं तो पास्ट में भी ऐसे ही यूज़ किया जाता होगा। लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम सील्स को एग्जामिन करते हैं। सील्स में भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट मोटिव मिलता है तो हम बोलते हैं मे बी प्लांट वर्शिप को दिखा रहा है। यूनिकॉर्न का डिपिक्शन मिलता है तो मे बी एक मिथिकल क्रिएचर का डिपिक्शन ये दिखा रहा है, मे बी उसको वर्शिप किया जाता होगा। एक कुछ सील्स में हमें देखने को मिलता है योगिक पोस्चर में क्रॉस लेग सीटेड पोजीशन में एक फिगर देखने को मिल रहा है, मे बी ये प्रोटो शिवा होंगे, इनको हम हिंदुइज्म से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कोनिकल ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि मे बी ये लिंगास को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम फेमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में या फिर ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में आपका आधा मार्क भी ना कटे, आपकी आंसर फ्रेमिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आप जो सोचते हैं वो आप परफेक्टली लिख पाएँ, तो उसके लिए आप जो आई बटन में वीडियो मिल रहा है हमारे आंसर राइटिंग कोर्स का ट्रेलर, उसको चेकआउट कीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है पूरी की पूरी आपकी सॉर्ट हो चुकी होंगी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देवटाइन मीडिया।